वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हम हर बार अच्छा ही पढ़ते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बताता हूँ, हंसी मजाक वाला वीडियो नहीं है। प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसके लिए पेन कॉपी साथ में रख के वीडियो देखें। आप ये आप वीडियो नहीं देख रहे हो, वास्तव में आप फिजिक्स सीख रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक, तो पेन कॉपी साथ में रखिएगा और जो जो जहां जहां आपको लगे वो चीज लिखते चलिए साथ में। आज हम एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को ले चल रहे हैं। वी आर प्लेसिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कर रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत द्विध्रुव को ले जा रहे हैं। ठीक, तो एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि पहले लाइन बनाएंगे तो जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है ये समांतर है और बराबर दूरी पर है, समदूर रखते हैं। इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र एक समान है जिसकी तीव्रता इंटेंसिटी हमने ई मान ली और इस दिशा में इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा। ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जो कि ऋणात्मक माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी है। ऋणावेश से धनावेश इसकी दिशा होती है, हमें मालूम है। ये विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक, इस पे बल लगेगा कहाँ को? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये हमें मालूम है। और इधर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक, तो दिस इज माइनस क्यू दैट इज प्लस क्यू। वेक्टोरियली अगर बोलेंगे तो सदिश रूप में बोलेंगे तो ये दोनों बल परस्पर विपरीत हैं। ऋण चिन्ह से ये हमें पता लग जाती है बात। अब इस बल की क्रिया रेखा देखिए आप इधर को है और इस बल की क्रिया रेखा इधर को है। किसी वस्तु पर अगर दो ऐसे बल लगते हैं जो परिमाण में बराबर हों, दिशाएं विपरीत हों और क्रिया रेखाएं अलग अलग हों, तो वे एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, अर्थात वस्तु को घुमाने की कोशिश करते हैं। वस्तु को कितने जोर से घुमाएंगे इसका मापन एक भौतिक राशि से होता है जिसको हम बलयुग्म आघूर्ण इंग्लिश में टॉर्क बोलते हैं। ठीक, तो हमें कैलकुलेट करना है कि बलयुग्म आघूर्ण कितने जोर से घुमा रहा है। इसके लिए विद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव रखा है, इस द्विध्रुव को बलयुग्म आघूर्ण से कितनी ताकत से इसको घुमाया जा रहा है। ठीक, ये निकालने के लिए हमें मालूम है कोई एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक, तो या तो हम यहाँ लंब खींचे या यहाँ लंब खींचे, तो हमें आदत बनी है बच्चों यहाँ पे लंब खींचने की। ठीक है, तो ये हो गया बी एन लंब हो गया इस पे। ठीक, तो बी एन हो गई दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बलयुग्म आघूर्ण को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टाउ बराबर क्या होता है? कोई एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये लंबवत का निशान है। Magnitude of either force multiplied by perpendicular distance between the forces. Okay, तो बल का परिमाण कितना है? QE है। मालूम है ना F बराबर क्या होता है? F बराबर QE होता है। QE बल इस तरफ है और QE बल इस तरफ है, दोनों पे QE है, बस दिशा का फर्क है। तो ये ऋण चिन्ह केवल ये बताता है QE। लंबवत दूरी कितनी है? BN जो देख रहे हैं ना, ये लंबवत दूरी है। ठीक है, आप देखिए आप समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल ए एंड बी में, इस राइट ट्रायंगल में हमें पता चल रहा है कि जो BN अपॉन AB है ये है sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लंबवत कर्ण। और AB को क्या मानते हैं? हमेशा AB है द्विध्रुव की लंबाई जिसको हम 2L लेते हैं। तो BN अपॉन 2L इक्वल्स टू sin थीटा। फिर गुणा कर दीजिए तो BN बराबर आया 2L sin थीटा। समझ में आया होगा? ठीक, इस Bn का मान अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो टाउ क्या आएगा? QE इंटू 2L sin थीटा। ठीक, इसके लिए हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं 2QL इंटू E sin थीटा। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें? देखो 2L ये है, QA 2QL को एक साथ कर लिया और E को अलग लिख दिया। आ रहा है ना समझ में? समझ में तो आता है। हाँ, परंतु यानी बट 2QL क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, इसलिए टाउ बराबर क्या आ गया? टाउ क्या आ गया? P sin थीटा। वास्तव में यही अभिष्ट व्यंजक है। इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होगा। क्लियर हो गया? ये पूरा डेरिवेशन हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसका एक कंप्लीट आंसर है। ठीक, अब स्पेशल केसेस देख लो आप। नंबर 1, अगर थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, यानी द्विध्रुव को ऐसा रख दिया हो, ऐसा, तो ये बल ऐसे लगेगी, ऐसे। इस पेन को अपन ऐसा खींचे, जेसीबी से खींचे, हाथियों से खिंचवाएं। पेन कभी घूमेगा नहीं, टूट जाएगा लेकिन घूमेगा नहीं, मतलब बलयुग्म आघूर्ण का मान 0 होगा। तो क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू होगी 0। इसलिए सूत्र से देख लो आप, P साइन थीटा का मान 0, तो ये 0 आ गया। मतलब इस स्थिति में द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म आघूर्ण नहीं लगता। दूसरी बात इसमें क्या है कि यदि थीटा ले लेते हैं हम 90 डिग्री ले लेते हैं, तो साइन थीटा का मान हमें मालूम है बच्चों 1 होता है, जो कि सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा साइन का मान कभी हो नहीं सकता। तो टाउ का मान आएगा, टाउ बराबर आएगा P × E, यानी अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण। यानी द्विध्रुव पर अगर हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा बलयुग्म आघूर्ण लगे, तो हमें उसको विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखना होगा। we will have to place the dipole in perpendicular direction of the electric field if we want what, इस पे मैक्सिमम टॉर्क लगे, तो हमें इसको परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। ये समझ में आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको मैं अलग से, है ना, अलग कलर से इसको बना के देखिएगा जरा, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव रखा जाता है, तो इस पर कुल बल हमेशा 0 होता है। मान लो 10 इधर को लग रहा है तो 10 इधर को लग रहा है, तो टोटल फोर्स जब 0 होता है तो वस्तु कभी भी रैखिक गति नहीं करती, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करती। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा है तो उस पर बल 0 होता है, और बलाघूर्ण 0 हो सकता है और अशून्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बल पक्का 0 होता है। मतलब कभी भी ये रैखिक गति की कोशिश नहीं करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको हम असमान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, असमान, तो इधर बल 10 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर 500 हो जाएगा, इधर 200 हो जाएगा, तो कुल मिला के फिर बल क्या हो जाएगा, अशून्य हो जाएगा असमान विद्युत क्षेत्र में। ये गाय में असमान विद्युत क्षेत्र में बल अशून्य रहेगा, और एक समान विद्युत क्षेत्र में बल क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में कभी भी द्विध्रुव रैखिक गति की कोशिश नहीं करेगा, जबकि असमान विद्युत क्षेत्र में रैखिक गति की कोशिश भी करेगा। और एक समान और असमान दोनों में घूर्णी गति की तो कोशिश करेगी। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र हो चाहे असमान विद्युत क्षेत्र हो, दोनों में ही द्विध्रुव रोटेटरी मोशन की कोशिश करता है, लेकिन एक समान विद्युत क्षेत्र में ट्रांसलेटरी की कोशिश नहीं करता, असमान में ट्रांसलेटरी या रैखिक गति की कोशिश करता है, प्रवृत्ति रखता है। ओके बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, बलयुग्म आघूर्ण टॉर्क। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, आपसे बन जाएगा। ठीक, अगली बात हम करते हैं कि इसको घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है, ये देख लीजिए आप, ये रखा है, तो इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य या घुमाने में संपन्न कार्य। ठीक, तो कार्य जब भी निकालना हो बच्चों, तो रैखिक गति में आपने 11वीं में पढ़ा था, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, और घूर्णी गति में होता है बलाघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन। मतलब लीनियर मोशन में वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और रोटेटरी मोशन में टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहाँ पे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, तो पहले हम बहुत इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, स्मॉल एंगल घुमाएंगे डी थीटा। मतलब द्विध्रुव यानी डाइपोल को, द्विध्रुव को अल्प कोण, अल्प नहीं इसको बोलो अत्यल्प कोण, कैसा कोण, अत्यल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। अब आप हमें कहोगे कि सर अल्प कोण क्यों ले रहे हो, तो 11वीं में जब कार्य का कॉन्सेप्ट हमने समझा था, तो वहां हमने पढ़ा था कि जब कार्य निकालना हो तो उसको बल गुणित विस्थापन से निकालेंगे। अगर बल कैसा हो, अगर बल हो नियत या अचर, और अगर बल परिवर्ती हो तो कैसे निकालेंगे, नियत या अचर हो तो बल गुणित विस्थापन, और परिवर्ती हो तो समाकलन विधि से, और समाकलन में पहले अल्प दूरी पे बल को नियत मान लेंगे। ठीक है, कैसे, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे थीटा के कारण ये क्या हो रहा है, क्योंकि टाउ का मान कितना है
पी साइन थीटा है, थीटा बदलने पे टाउ बदलेगा, तो जो हो गया पी साइन थीटा डी थीटा। ये अतः कुल कार्य कितना हो जाएगा, द्विध्रुव को घुमाने में कुल कार्य कितना होगा, इस छोटे से कार्य का समाकलन कर देंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे बताइए। मान लो θ1 से θ2 तक हमें घुमाना है, तो ये हो गया p sin थीटा d थीटा। ओके बच्चों, इसमें जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो w बराबर बना p, ये आया अंदर sin थीटा d थीटा, θ1 θ2। sin थीटा का समाकलन होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, माइनस cos थीटा, ये सूत्र होता है, जिनको नहीं पता तो याद कर लेना। sin थीटा का समाकलन cos थीटा होता है, जिनको नहीं पता तो वो मान लेंगे कि ऐसा होता है, और जिनको पता है वे भी तो मान ही रहे। समझ में आ रहा है ना? पक्का चैनल को सब्सक्राइब करोगे, करना ही है ना? दोस्तों को भी बताना है। मैं इतना पसीना डाल डाल के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप ज्यादा लोग देखते हो, ज्यादा लोग उस पर कमेंट लिखते हो, अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो, तो और मन करता है, और ज्यादा पढ़ाने का मन करता है। तो जितना ज्यादा आप कमेंट करोगे, जितना अच्छे से देखोगे, हम उतना अच्छे से पढ़ाएंगे। तो पूरी फिजिक्स को जन जन तक पहुंचा देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, फ्री में पढ़ेंगे सारे बच्चे। सागर में जो रहते हैं वे तो हमारे पास कोचिंग आ जाते हैं, लेकिन दूर दराज दुनिया भर में कहीं भी पहले सब तो फिजिक्स फॉर ऑल फ्री में, वो भी है ना। माइनस बाहर आ गया, माइनस पी cos थीटा, θ1 से θ2। फिर पहले भरा जाएगा इसमें क्या, अपर लिमिट माने ऊपर का मान cos θ2 माइनस cos θ1, माइनस का गुणा कर दो अंदर, क्या बन गया pe cos θ1 माइनस cos θ2। यही अभिष्ट व्यंजक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इसमें एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या, यदि θ1 हो 0 डिग्री और θ2 हो थीटा, तो क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होगा, इसलिए w बराबर क्या होगा, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, 1 माइनस cos थीटा। यही अभिष्ट व्यंजक है, हो गया ना। तीसरी और आखिरी चीज, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम द्विध्रुव को रखते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों माइनस पी cos थीटा। कैसे आती है, क्या इसका मतलब है, तो एक बार हम रियल डेफिनेशन बता दें, सुन लो आप, और फिर बुक्स में जैसा दिया है हम वैसा आपको निकाल के बताते हैं। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में वर्तमान स्थिति तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन किताबों में, किताबों के हिसाब से या आंकिक रूप से किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि उसको द्विध्रुव के लंबवत स्थिति यानी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में करना पड़ता है। मतलब यहां तक हम जब क्यों चलेंगे, और स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए परिभाषा हमारी क्या कह रही है, क्या कह रही है परिभाषा, परिभाषा कह रही है 90 डिग्री से थीटा तक घुमाने में। एक बार फिर से सुन लो, किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उसको 90 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो करना बिल्कुल यही है जैसा अभी पिछले डेरिवेशन में हमने इतना समझाया, अभी नहीं समझा रहा कि चित्र बनाए फिर से फिगर एक्सप्लेन करें, ऐसे देख लो आप, केवल लिमिट बदलो, कुल कार्य 90 डिग्री से थीटा तक घुमाने में, तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, इधर आएगा थीटा, इधर नीचे आएगा 90 डिग्री, ऊपर आएगा थीटा, नीचे आएगा 90 डिग्री, ऊपर आएगा थीटा, क्या बना ये cos थीटा, cos 0 का मान 0, और बाहर क्या है माइनस साइन, ठीक। यहाँ पे हम लिखे देते हैं थोड़ा सा, है ये 0 हो गया, तो w बराबर क्या है माइनस पी cos थीटा। परंतु हमारी परिभाषा क्या कह रही है कि यही स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, इसलिए u बराबर क्या है माइनस पी cos थीटा, या इसको क्या बोलते हैं, ये आदेश गुणनफल है तो p डॉट e भी है। ओके ठीक। अब इसके स्पेशल केसेस समझ लो 2 मिनट के अंदर। अगर थीटा 0 डिग्री हो, क्या हो, थीटा 0 डिग्री हो, तो cos थीटा का मान 1 होगा, इसलिए स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी 1, माइनस में अधिकतम यानी ये होगी मिनिमम। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा कब होती है, जब 0 डिग्री पर रखा हो, तो इसको बोलते हैं संतुलन की स्थिति या स्थायी साम्यावस्था की स्थिति। इट इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है द्विध्रुव का स्थायी संतुलन या स्टेबल इक्विलिब्रियम।
दूसरी बात, यदि थीटा को हम 180 डिग्री ले लें तो cos थीटा हो जाएगा -1 यहां भरोगे तो u आएगा कितना प्लस PE। ये होता है मैक्सिमम। और जब स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है तो वो होता है अस्थायी संतुलन। कैसा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं इसको। तीसरी बात, अगर थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री तो ये आएगा 0 और ये हो जाएगा 0। ठीक। और जब 0 होती है कोई चीज तो उसे स्टैंडर्ड बोलते हैं या मानक स्थिति बोलते हैं। ठीक। ओके बच्चों, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। पढ़ाई इतने अच्छे से रहे कि समझ में आएगा ही। फिजिक्स को बच्चे तक पहुंचा रहे हैं। हमारा मेन पर्पज है इस लॉकडाउन में हमें ये मोटिवेशन मिला है कि उन बच्चों के लिए जिनके पास कोई साधन नहीं है, जो सागर नहीं आ पा रहे या शहरों में नहीं जा पा रहे, अच्छे टीचर्स के पास नहीं पहुंच पा रहे, तो उनके लिए कम से कम फिजिक्स तो घर तक पहुंच ही जाएगी। अगर आप क्या करते हो, अपने 1-2 दोस्तों के लिए बता देते हो, 4 दोस्तों के लिए बता देते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाओ आप बगल में, ताकि जो नया वीडियो आएगा वो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।